तो ये डेरिवेशन हमें करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, आप बिल्कुल फोकस करके समझते चलना एक एक स्टेप। थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व ज़्यादा है, ठीक है। तो बायो वाले स्टूडेंट प्यारे प्यारे थोड़ा सा और फोकस करना, ठीक है। एनीवेज, तो हमारे पास एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ध्यान से समझेंगे। पहले समझ लो कर क्या रहे। एक फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें हमने करंट चला दिया I, और इससे d दूरी पर एक पॉइंट है P, ठीक है। जो दोनों एंड्स पर ये एंगल हमें पता होता है, ये दो एंगल हमें गिवन होंगे, θ1 और ये θ2। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस स्ट्रेट वायर की वजह से। फाइनाइट लेंथ का वायर है, I करंट चला दिया, P पॉइंट है, कितनी दूर है D। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर दूरी है, ध्यान रखेंगे, है ना, हर एक छोटी छोटी बात में। कौन सी दूरी है ये परपेंडिकुलर दूरी है यहाँ से। अरे दूरी और परपेंडिकुलर दूरी अंतर है, ठीक है। अगर समझ में आ गई बात। ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों एंड्स पे एंगल बना रहा है कुछ, देखो परपेंडिकुलर से कुछ एंगल बन रहा है, इधर θ1 इधर θ2। θ1 θ2 परपेंडिकुलर से हमने एंगल लिए हैं दोनों एंड्स की तरफ, θ1 और θ2। तो हमें I करंट गिवन होगा, D दूरी गिवन होगी, ये दो एंगल हमें गिवन होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना होगा। बोलो भैया क्लियर है क्या। अब इसको करने के लिए हमें अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है जितना मैंने बना दिया। पहले मैं एक डायग्राम और बना दूं, देखो समझना बात को यार बच्चों। यहाँ से ये दूरी कितनी थी D। हमें काम करते हैं, यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलते हैं कुछ दूरी पे, Y दूरी पे चलते हैं। यहाँ से Y दूरी पे गया मैं ऊपर, Y दूरी पे जाके मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करा, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ लगाना है। किस पे बेस्ड होता है, करंट एलिमेंट पे। तो ये करंट एलिमेंट लिया बच्चों मैंने dy लेंथ का क्या लिया, करंट एलिमेंट, ठीक है। उसकी डायरेक्शन तो यही होगी, है ना, करंट के अलोंग स्ट्रेट वायर है तो बिल्कुल सीधा dy की डायरेक्शन भी होगी। ये बात भी क्लियर हो जाती है पक्का। हमें काम करते हैं इस dy की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास R वेक्टर ऐसे बनेगा, ठीक है, P पॉइंट को जोड़ने वाला। बायोट सेवर्ट लॉ में बताया था ना, ठीक है। चलिए, करंट एलिमेंट और R के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ये वाला करंट एलिमेंट, ये R। थीटा उन्हीं के बीच का एंगल था, याद करो पक्का, ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे dB, क्लियर। और ये एंगल हम मान लेते हैं फाई, ठीक है। ये कुछ एंगल है, फाई मान लिया मैंने, अंडरस्टूड। तो अब मैं बायोट सेवर्ट लॉ लगा के पहले मैं dB निकालूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा, और फिर मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है बेटा। चलो आप डायग्राम बनाओ फटाफट, पहले इतना सा मेरे साथ साथ आप लोग भी डायरेक्शन करते चलो, बनाओ। एक छोटा सा चेंज कर दूं, देखना, दो एंगल की बजाय एक ही ले लेते हैं। देखना, अगर ये थीटा ले लूँ मैं, दो की बजाय एक ले लेते हैं। देखो ये थीटा लिया मैंने, तो ये कितना होगा, ज्योमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट देखना, थीटा नहीं होगा वो, एक ही ले लेते हैं। ये थीटा लिया, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल पे तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये तो 90 है, ये थीटा लिया मैंने, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड कर लो, 180 आ रहा है। तो दो के बजाय हम एक ही एंगल से काम कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उससे भी होता, बट ये और ईजी हो गया, ठीक है। चलिए
वही इसमें छोटा सा चेंज कर लो। ओके, अब हम निकालते हैं डीबी की वैल्यू। डीबी कितना होगा बायोट सेवर्ट लॉ से? डीबी कितना होता था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। अभी DL की जगह DY लिखा हुआ है। साइन क्या लिखूं? 90 प्लस थीटा, क्योंकि वो हमें याद करो बायोट सेवर्ट लॉ में वो थीटा कौन सा एंगल था? DL और R के बीच का। तो अभी हमें कितना दिखाई दे रहा है? 90 प्लस। वेरी गुड, 90 प्लस थीटा अपॉन R। ये क्या निकल गया? DB। अच्छा, हमें एक मिनट सुनते जाना, इस R को भी रिप्लेस करना पड़ेगा D की टर्म्स में, क्योंकि हमें पता D है, R पता नहीं है। क्या पता है? हमें वायर से परपेंडिकुलर दूरी पता है, R पता नहीं है। रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के। देखो कैसे, इस ट्राइंगल पे सेक थीटा लगाओ। सेक थीटा क्या होता है बताओ? कोस का उल्टा। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसका उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो क्या आएगा? R अपॉन D। तो R कितना हो जाएगा? D सेक थीटा। होगा नहीं होगा? अरे देख लो ना। तो R की जगह क्या लिख सकते हैं? D सेक थीटा। ओके, तो DB इज इक्वल टू कितना आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDY। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन R की जगह D सेक थीटा का स्क्वायर, मतलब D स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर? पक्का? चलिए यहाँ तक करो, मेरे साथ सब करते चलो, 2-2 3-3 स्टेप करो। चलिए यहाँ तक लिखा आपने। अब सुनना आगे की बात। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, बट एक प्रॉब्लम आ गई छोटी सी। क्या प्रॉब्लम है समझते हैं। यहाँ DY लिखा हुआ है और थीटा है। थीटा और DY इनको आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो सुन तो सही, अभी नहीं होगा इंटीग्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? DY। Y के रिस्पेक्ट में। फंक्शन तो थीटा के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, DY को रिप्लेस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री लगा के इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब सुनना कैसे होएगा ये काम। समझ, प्रॉब्लम समझ में आएंगे यही। या तो D थीटा होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में करता है इंटीग्रेशन? D थीटा के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ DY आ गया और फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें चेंज कर, हाँ DY को थीटा की फॉर्म में मुझे लाना पड़ेगा। वो कैसे लाऊंगा? ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैंने लिखा उस ट्राइंगल पे, देखो आप tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताओ? Y/D परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो तो Y कितना हो जाएगा? D tan थीटा। Y आ गया। हमें तो DY चाहिए, DY चाहिए। Y से DY लाने का तरीका क्या होगा? डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व है, ध्यान से सुनते रहना, इसलिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ। Y से DY लाना है मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, Y बराबर D tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट करा तो Y का डिफरेंशिएशन तो DY हो गया। D कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा D थीटा। तो DY कितना आ गया? D सेक स्क्वायर थीटा D थीटा। बात समझ में आई है? पक्का? ये DY रिप्लेस करना था, उसके लिए मैंने वापस ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। tan थीटा Y/D होगा। Y कितना हो जाएगा? D tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो Y का डिफरेंशिएशन DY हो जाएगा। D कांस्टेंट है, ये दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में करा इसलिए D थीटा वापस लगा दिया यहाँ पे। तो DY की वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी? D सेक स्क्वायर थीटा D थीटा। अब इस DY की वैल्यू को कहाँ रखूँगा मैं? यहाँ पर DY की जगह, इसकी जगह लिखेंगे अपन। तो DB कितना बनेगा? ध्यान से सुनते चलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और DY की जगह ये अलग से लिख देता हूँ, D सेक स्क्वायर थीटा D थीटा इंटू कॉस थीटा।
अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो बढ़िया फंक्शन दिख रहा है, साइन थीटा कोस थीटा दिखाई दे रहे हैं और डी थीटा मतलब उसी के रिस्पेक्ट में करना है तो हमारा काम हो जाएगा आराम से। अभी इसमें कुछ टर्म कट भी रही है, ये इससे कट जाएगा, एक डी से डी कट जाएगा तो डी भी क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाय एक डी बच गया था ना यहाँ पे डी, ये डी भी आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर पाने की पोजीशन में आ चुका हूँ। बोलो भाई क्लियर हुआ? अब इतना करो आप लोग समझते हुए बढ़िया से एकदम, घबराओ मत, एक एक स्टेप बता रहा हूँ तुम्हें। एक मिनट आ जाओ भाई, यहाँ तक करा हमने, अब सुनना ध्यान से। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट भी केयरफुली करना है, कैसे ध्यान से सुनना। देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं हम और लिमिट भी लगानी पड़ेगी। म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा बाय 4 पाई डी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लिमिट लगानी है मुझे। इंटीग्रेशन पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, हमें कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन चाहिए आप लोग बताओ थोड़ा सा। हाँ कहाँ से कहाँ तक का एडिशन चाहिए, मतलब आता हो तो ठीक, नहीं तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं बोलना अपन को फालतू बात। आता हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। देखो नहीं सुनो मेरी बात, यहाँ से हम गए थे यहाँ पे y पे, थोड़ा सा डायग्राम को देखो, यहाँ पे गए थे y और dy लिया था ऐसा, तो कितने एंगल पे थे अपन, थीटा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है अपन को, जीरो से कहाँ तक पहुँचना है, θ1 ऊपर, और जीरो से कहाँ जाना है, θ2 नीचे। ये सारे एलिमेंट आने चाहिए और ये सारे आने चाहिए, इस लाइन के ऊपर वाले सारे आने चाहिए और इस लाइन के नीचे वाले सारे आने चाहिए। ऊपर वाले कब आएंगे, जब हम ऐसे चलेंगे। ये तो थीटा का है सिर्फ, कहाँ तक चलना पड़ेगा, जीरो से θ1, और यहाँ के लिए इनको लेने के लिए किधर चलना पड़ेगा, जीरो से θ2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चलना पड़ेगा, मतलब θ2 से θ1। उसमें भी एक लोचा है, यहाँ 90% बच्चे गलती कर देते हैं, θ2 से θ1 लिख देते हैं। थोड़ा सा इसमें और सोचना पड़ेगा आपको, ध्यान से सुने। देखो इधर जाने के लिए मुझे ऐसे घूमना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर से, ठीक है, डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज, और इधर आने के लिए मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का मतलब अलग अलग है, -θ2 से +θ1, ये सही है। 90% बच्चे गलती कर देते, θ2 से θ1 कर देते, गलत हो जाता है वो। कहाँ से कहाँ लगेगी लिमिट, -θ2 से +θ1। माइनस प्लस क्या बता रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इन एलिमेंट्स को लेने के लिए आपको ऐसे चलना पड़ेगा ऊपर क्लॉकवाइज, सारे एलिमेंट आ जाएंगे देखो, और नीचे वाले लेने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से, नीट के हिसाब से, क्योंकि जब क्वेश्चन में कराऊंगा ना तो मैं अच्छे लेवल का, तब उसमें ये ही बात पे पूछा जाएगा तुमसे। θ1 θ2 पे ही घुमा देंगे सब कुछ, पता ही नहीं होगा तुम्हें लेना क्या, θ1 क्या लूँ θ2 क्या लूँ। अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए बताया गया, समझ में आएगी नहीं बात, पक्का। लिमिट लगेगी -θ2 से +θ1। चलो अब सोल्व करते हैं आगे। उसका लॉजिक समझ में आया क्या, क्यों ऊपर वाले एलिमेंट के लिए क्लॉकवाइज, नीचे वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज, सारे कवर हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, सबका एडिशन आ जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं कहानी। इसमें से कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाएगी। क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई 4 पाई डी, अंदर कौन रह जाएगा, -θ2 से cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, कितना होता है sin थीटा, तो बस कर दो। तो dB का तो b हो गया, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी sin थीटा -θ2 से +θ1। चलो करो यहाँ तक, समझते हो, एक बार ठंडे दिमाग से आप भी सोचो मैंने क्या बोला। चलिए भाई देखना आगे।
ये हो गया था हमारे पास। अब हमें सिर्फ लिमिट रखनी है, लिमिट रखते हैं। देखो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। पहले अपर लिमिट साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। हाँ, तो साइन माइनस थीटा 2 ये आएगा ऐसे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? माइनस थीटा 2। एक मैथ्स की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। और एक और याद रख लेना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है। ये दो काम की चीज़ है, आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। ये दो चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे आज के बाद, ठीक है। चलिए, तो साइन माइनस थीटा 2 इसको क्या लिखा जा सकता है? माइनस साइन थीटा 2, और सामने एक माइनस और है तो प्लस हो जाएगा। आ गया आंसर। b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आंसर। ये न्यूमेरिकल के लिए ऑन द टिप्स याद रखना है फॉर्मूला आपको, अच्छे सवालों के लिए कर लो, हो गया पूरा। चलिए, तो ये हमने डेरिवेशन करा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इससे रिलेटेड केस हैं दो, वो दो केस भी कर लेते हैं, पूरा टॉपिक हो जाएगा। पहला केस देखना, अगर ये वायर जो है हमारा इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये है कि ये जो वायर है ना, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये जो पॉइंट है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, ये इसकी दूरी, नहीं समझे? ये दूरी बहुत कम है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इसको क्या मान सकते हैं? इनफाइनाइटली लॉन्ग। बोलो भाई, क्लियर है क्या? इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि यहाँ से जयपुर तक जा रहा है वायर, उसमें करंट चला दिया आपने, ठीक है। ये जो P पॉइंट है, इसकी दूरी वायर से बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द वायर। बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, इनफाइनाइट वायर अगर हो गया तो क्या आंसर आएगा? ध्यान से सुने। देखो, ये हम इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दें। देखो, अगर मुझे थीटा 1 मेज़र करना है, थीटा 1, तो यहाँ से इस एंड पे जाऊँगा मैं, तो ये आएगा थीटा 1, आएगा नहीं आएगा? यही तो था थीटा 1। अच्छा, इससे भी बड़ा वायर अगर हो गया, सोचो, तो फिर थीटा 1 तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो, होगा नहीं होगा? और बड़ा हो गया तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इनफाइनाइट हो गया ये, तो हम थीटा 1 को नियरली इक्वल टू कितना ले सकते हैं? 90 के बराबर। ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 85, 86, 88 हो जाएगा, 90 नहीं भी होगा तो अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हैं? और थीटा 2 ये भी वायर इनफाइनाइट है तो नीचे भी बढ़ता चला जाएगा, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, नहीं जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट लेंथ पे कितना मान सकता हूँ? 90। चलो, दोनों अगर मैंने 90 मान लिए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी? B बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2। आंसर है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ये ऑन द टिप्स याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक मिनट सुन लो, लिखने की जल्दबाजी मत करो, मैं टाइम दूंगा तुम्हें। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। डी क्या है? P पॉइंट की डिस्टेंस है वायर से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, फिर कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, इट इज़ नॉट डिस्टेंस, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात क्लियर? फाइनाइट लेंथ का वायर है तो थीटा 1 थीटा 2 आपको गिवन होंगे, ठीक है। वायर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा रहे तो हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग ही मानना है बाय डिफ़ॉल्ट। क्या मानना है?
क्योंकि फाइनाइट होगा तो फिर एंगल के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र करेगा वो, और एंगल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब आप समझ जाना क्या है, इनफाइनाइट। बोलो भाई क्लियर? अभी रुको, अभी लिखो मत, एक टर्म और समझे हम। एक और ख़ास चीज़ है सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये क्या चक्कर है, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये चैप्टर फुल फ्लो आ चुका है मैग्नेटिक वाला, ठीक है। अब ऐसे ऐसे डेरिवेशन और ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ना है आपको, अच्छे अच्छे दिमाग हिला देने वाले। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, देखो ये भी टर्म हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये वायर है, इसमें करंट चल रहा है I, और यहाँ से P पॉइंट है D दूरी पे। सुनना ध्यान से, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि एक तो ये P पॉइंट इसके पास होना चाहिए, इस वाले एंड के, ठीक है, और इस एंड पर ये जो एंगल बने ये वाला थीटा 1 अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए, और थीटा 2 कितना होगा, 0, क्योंकि ये पॉइंट तो यहीं पर है, तो इस एंड से एंगल कितना बनेगा, 0। वापस सुनना, ये पॉइंट P इस एंड के पास होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला एंड दूर होना चाहिए। यहाँ से जब एंगल बनाऊंगा तो ये थीटा 1 कितना हो जाना चाहिए, और थीटा 2 कितना होगा, क्योंकि ये एंगल तो 0 ही हो गया ना, नीचे तो गए ही नहीं हम। अरे बात समझ में आएगी नहीं। तो थीटा 1 90 और थीटा 2 0। इस सिचुएशन को यहाँ रखो जरा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट I बाय 4 पाई d साइन 90 1 प्लस साइन 0 0 यानी 1, यानी ये। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट I बाय 4 पाई d। आप देखो उससे जस्ट आधी आ रही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग से जस्ट आधी, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग कितनी आ रही थी, म्यू नॉट I बाय, उससे जस्ट आधी नहीं हो गई है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझ में आना चाहिए, एक एंड तो बहुत दूर जा रहा है, और एक पॉइंट, जो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो दूसरे एंड के बिल्कुल करीब है। ये हो गया सेमी इनफाइनाइट मतलब। क्लियर हो गया टॉपिक? अब लिखो आराम से।